Today is our last poem. I can say it as poems. Um, the writer today is Kamala Das, and an introduction. We have two poems today. First is an introduction. Second is the old playhouse. First, let's learn the biography of the author. The original name of the author was Kamla Suraiya, and her pen name is Madhavi Kutti, and her married name is Kamla Das. I have forgotten A everywhere. It's Kamala. She was born on 31st of March 1934 in Punayarukulam, and she died in on 31st May 2009 in Pune. Um, so far we have learned about five more poets. So एक डिफरेंस इन लोग में एंड ये राइटर में आज के ये है कि शी इज इंडियन, दूसरा शी इज फीमेल. अभी तक जितने भी हम पोएट्स पढ़े वो सारे मेल्स थे, राइट? तो शी इज द फर्स्ट फीमेल पोएट, मतलब हमारे सिलेबस के हिसाब से. एंड ऑल्सो शी इज एन इंडियन. ये तीन चीजें न्यू हैं आज के राइटर के बारे में. Okay. So, she was popularly known for her controversial writings, where she openly talks about the restrictions imposed on women. मोस्टली कमला दास के जो राइटिंग्स रहते थे वो कंट्रोवर्सीज में फंस जाते थे, बिकॉज उन्होंने बहुत ही ज्यादा ओपनली वुमेन को ऑपरेशन के बारे में, वुमेन को कैसे डोमिनेट किया जाता है, ये सब चीजों के बारे में बहुत ही ओपनली लिखा करते थे वो. इसीलिए उनके वर्क्स कंट्रोवर्सीज में फंस जाते थे. ये राइटर के नोटेबल वर्क्स हैं समर इन कैलकाटा, that was written in the year 1965. Another famous works is The Descendants, that was written in the year 1967. She was nominated for the Nobel Prize in Literature in the year 1984. See, remember, मिला नहीं था इनको नोबेल प्राइज, लेकिन नॉमिनेट किया गया था. दैट इज ऑल्सो अ बिग थिंग. नॉमिनेशन में नाम आया था कमला दास का लिटरेचर के प्राइज के लिए, जो कि 1984 में आया था. ये क्वेश्चन पूछ सकता है. याद रखो कि शी डिड नॉट वॉन द प्राइज देयर, लेकिन नॉमिनेशन में नाम था सिर्फ. सो फेमिनिस्ट राइटिंग्स के बारे में बहुत ज्यादा लिखते थे, मतलब शी इज अ फेमिनिस्ट राइटर. सारे फेमिनिस्ट इशू पे लिखा करते थे राइटर. द हॉट नूर इन मलबार, माई ग्रैंडमदर्स हाउस, एंड एन इंट्रोडक्शन. ये सारे वुमेन इश्यूज पे लिखे गए राइटिंग्स है कमला दास के. सो दैट्स इट. उनको 3 सन्स है, उनके हस्बैंड है, पेरेंट्स है. अबाउट हर फैमिली बैकग्राउंड. Yeah, she wrote about her life experience also. So the an introduction जो आज की हमारी पोएम है, so that is her own life experience. ये एक ऑटोबायोग्राफी टाइप में पोएम लिखी गई है. ऑलरेडी अगर
आप लोग अगर रिसेंटली मास्टर्स करे कोई तो आप लोग को ये याद होंगी। एमए के सिलेबस में थी ये। ओके, सो ये जो पोएम है कमला दास की, ये एन इंट्रोडक्शन, दिस वाज रिटन इन autobiographical type. So Kamala Das starts the poem by saying that the political field of the country is dominated by the male figures, denying the appearance of women in this field. कमला दास इज सेइंग कि पॉलिटिकल फिगर्स जो है वो सारे मेल है और वुमेन का अपीयरेंस पॉलिटिक्स में नहीं है। द पोएम स्टार्ट्स एज शी सेज शी डज नॉट men as a ruler of the country. फर्स्ट सब टॉपिक है पोएम का, men as the ruler of the country. यहीं से ये पोएम स्टार्ट होती है। पोएम की फर्स्ट लाइंस ये है कि आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स। यहाँ ये लाइंस है पोएम के। These are the first lines of the poem. I don't know the politics, but I know the names of those in power and can repeat them like days of a week or names of a month, beginning with Nehru. So she's saying कि इनडायरेक्टली ये बोलना चाह रहे राइटर के पॉलिटिक्स के बारे में राइटर को ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन जो पावर में है उन लोग के नेम्स राइटर को जैसे कि वीक के डेज या मंथ के डेज इस तरीके से मतलब कैसे याद रहते फ्रंटली, उस तरीके से राइटर को ये सब चीज नेम्स याद है पॉलिटिकल मेंबर्स के। ऑल्सो शी इज सेइंग के नेहरू से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर राइटर मेल रूलिंग बताना चाह रहे थे, मतलब किस तरीके से पॉलिटिक्स में वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन नहीं है, किस तरीके से मेल्स का कंट्रीब्यूशन है, और मेल्स किस तरीके से वुमेन्स को पॉलिटिक्स में आना भी अलाउ नहीं करते, बिकॉज उन लोग ही अपने आप में रहना चाह रहे, वुमेन्स को अलाउ नहीं करना चाह रहे पॉलिटिक्स में, ऐसा एज पर राइटर शी इज सेइंग। इन द नेक्स्ट पैरा शी इज कंटिन्यूइंग के आई एम एन इंडियन, वेरी ब्राउन, born in Malabar. I speak three languages, write in two and dream in one. So ये लाइंस के थ्रू राइटर सेम यूनिवर्सल लैंग्वेज बताना चाह रहे थे। शी इज सेइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने प्राउडली अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने इंडियन है, ऑल्सो उन्होंने अपना कलर को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका कलर ब्राउन है, शी इज नॉट दैट फेयर, एंड अपने सिटी के बारे में बता रहे कि शी इज बोर्न इन मलाबार। उसके बाद शी इज सेइंग कि she speak three languages, write in two languages and dream in one. Also I want to clear you one thing के ये कमला दास जो है इंग्लिश के साथ साथ केरला की एक लैंग्वेज है मलयालम, उस मलयालम में बहुत ज्यादा इनके राइटिंग्स है। सो व्हेन शी सेज शी राइट इन टू लैंग्वेजेस, तो मलयालम एंड इंग्लिश दो लैंग्वेजेस में राइटर लिखा करती थी। एंड ड्रीम इन वन, ड्रीम इन वन इसीलिए बिकॉज हम सब ड्रीम वही लैंग्वेज में करते हैं जो हमारी मदर टंग रहती। तो यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे थे कि यूनिवर्स सबके लिए सेम है, सब लोग ड्रीम एक ही लैंग्वेज में देखते हैं, तो फिर सब लोग जब ड्रीम एक ही लैंग्वेज में देखते हैं तो व्हाई डोंट वी गिव इक्वालिटी टू एवरीवन। देन पोएट उनका खुद के स्ट्रगल्स ऑफ फ्रीडम के बारे में बता रहे फर्दर। तो द पोएट इज सेइंग के थोड़े लोग उनके पास आके बोले कि डोंट राइट इन इंग्लिश, दे सेड इट्स नॉट योर मदर टंग, व्हाई डोंट यू लीव मी अलोन, critics, friends and visiting cousins, all of you, why don't you let me speak in any language I like, the language I speak becomes mine,
all mine, mine only. It is half English, half Indian, funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am. Don't you see it? So writer, ये पोएम के लाइन्स है. So writer is saying कि थोड़े लोग राइटर के पास आके सजेशंस दिए कि डोंट राइट इन इंग्लिश. सॉरी, ड्यू टू रोजा बहुत थर्स्ट फील हो रही है, इसकी वजह से टंग स्लिप हो जा रही बहुत ज्यादा मेरी आजकल. तो राइटर के पास लोग आके राइटर को सजेशंस दिए कि डोंट राइट इन इंग्लिश, ये आपकी मदर टंग नहीं है. तो राइटर इज सेइंग कि लीव मी अलोन. जो भी क्रिटिक्स है, फ्रेंड्स है, या फिर जो भी कजन्स है, सारे लोग प्लीज लीव मी अलोन. मैं वही लैंग्वेज में लिखती हूँ जो मेरे को पसंद है, और जो लैंग्वेज मेरे को आती, जो लैंग्वेज आई स्पीक, वो लैंग्वेज मेरी हो जाती, ऑल माइन एंड ओनली माइन. ऐसा राइटर इज सेइंग. इट इज एज ह्यूमन एज आई एम, डोंट यू सी इट. एंड राइटर यहाँ पर बोल रहे कि उनको जो इंग्लिश आती है वो हाफ इंग्लिश है, हाफ इंडियन है. थोड़ा सा फनी साउंड कर रहा है ये, लेकिन जो भी है वो सच बात है. राइटर अपने राइटिंग्स के बारे में यहाँ पर क्लियर कर दे रहे हैं कि शी यूज टू राइट द फैक्ट्स. जो भी चीजें उन्होंने लिखते हैं वो फैक्ट्स लिखते हैं. इट इज एज ह्यूमन एज आई एम. जितनी मैं ह्यूमन हूँ, मेरे राइटिंग्स में भी उतनी सच्चाई है, ऐसा राइटर बताना चाह रहे हैं. शी देन कंटिन्यूड अबाउट हर ओन लाइफ हिस्ट्री. जैसे कि ये ऑटोबायोग्राफी टाइप में लिखी गई है पोएम. तो राइटर इज सेइंग अबाउट हर ओन लाइफ. तो उन्होंने डिस्क्राइब करे उनके फादर को वन टाइम दैट शी वांट टू मेक फ्रेंड्स. उनके फादर को उन्होंने बोले कि शी वांट टू मेक फ्रेंड्स. तो उनके फादर क्या करे, ही मैरिड हर. उनकी शादी करवा दिए. देन हर हस्बैंड क्रश्ड हर ड्रीम्स, her way of living, thinking, behaving, and her choices. So शादी के बाद क्या हुआ, शी इज सेइंग कि उनके लाइफस्टाइल, उनका थिंकिंग, उनका वे ऑफ बिहेविंग और उनके चॉइसेस, ये सब चीजें चेंज हो गया. हर वे ऑफ थिंकिंग, हर वे ऑफ लिविंग, ये सब चीजें अफेक्ट हुए उनकी शादी से, जिसकी वजह से उनको बहुत सफोकेशन फील हो रहा था. When she develops physically, she puts on his brother's trouser and t-shirt and cut her hair short to follow the desire of her heart. So, when she develops physically, मतलब when she grown up, the writer, तो उन्होंने क्या करे, she wore her brother's t-shirts and trousers and उनके hair short कर लिए, because that's how she want to live her life. लेकिन फिर लोग उनको एडवाइस दिए कि वियर अ साड़ी, अपनी गर्ल वाली आइडेंटिटी को एम्ब्रेस करो, बी अ गर्ल, गर्ल के जैसे बिहेव करो. एंड जैसे गर्ल्स सर्वेंट्स से घर में लड़ाई करते, ठीक से काम करवाते, वैसा करो तुम भी, एक टिपिकल हाउसवाइफ बन जाओ. ऐसा सारे लोग इनको, कमला को फोर्स करें. एंड उनकी खुद के जो इनर डिजायर्स थे वो कोई भी सुने भी नहीं और उनको वो करने भी नहीं दिए. So she wrote that crying silently in braces. उसके बाद शी सेज कि उनके हस्बैंड कैसे डोमिनेट करते हैं उनको, कुछ भी उनकी बात नहीं सुनते, हमेशा ऑर्डर्स देते रहते. और शी सेइंग के नॉट ओनली हर हस्बैंड, दुनिया के सारे मेंस, मेंस के अंदर एक एटीट्यूड रहता. आई, शी इज रिफरिंग आई, मैं बोलकर एक एटीट्यूड रहता वर्ल्ड के सारे मेंस के अंदर, बोलकर शी इज सेइंग. Later on, she says कि her husband used to beat her in the midnight after drinking. Her husband used to beat her in the midnight after drinking. In final lines, she described herself as I. और इनकी पोएम में इन्हों लास्ट में फाइनल लाइंस में खुद को आई डिस्क्राइब कर रहे हैं. ये आई यहाँ पर इन्हों खुद को इसीलिए बोल रहे बिकॉज जो यूनिवर्सल मेंस का आई है, जो लोग का एटीट्यूड वाला आई है, वो एटीट्यूड को बीट करने के लिए यहाँ पर राइटर, उन लोगों को कम्पीट करने के लिए राइटर खुद को आई बोलकर, मतलब आई से खुद को रिफर कर रहे हैं कि आई माई सेल्फ, ऐसे. सो
अभी यहाँ पर राइटर अपने खुद के लाइफ के बारे में और चीजें एड अप कर रहे हैं अपनी पोएम में। शी इज सेइंग कि शी गॉट बिट्रेड बाय हर हस्बैंड, उनके हस्बैंड उनको चीट करें, एंड उसके बाद उनके लाइफ में शी हैव लर्नड अ डीपर सेंस ऑफ सेंट एंड सिनर, अच्छाई और बुराई के बारे में राइटर को अपनी लाइफ में अच्छे से मालूम हुआ। देन शी इज सेइंग कि नो डिफरेंस इन इमोशंस एंड जॉयस, जब मेल और फीमेल दोनों के इमोशंस और जॉयस में कोई डिफरेंस नहीं है, देन वाई डिफरेंस इन देयर लाइफस्टाइल्स एंड चॉइसेस एंड डोमिनेशन, ये सब चीजों के बारे में राइटर क्वेश्चन करे। देन शी इज सेइंग कि देयर इज नो फीलिंग ऑफ वननेस बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, उनके हस्बैंड के बारे में बता रहे कि वननेस जैसी कोई फीलिंग उनको उनके हस्बैंड के साथ नहीं आती। दे आर नॉट वन इवन दो दे लिव टुगेदर, लेकिन उन दोनों अलग अलग है बिकॉज कभी भी उनके हस्बैंड उनको अपन लाइक वी बोलकर वर्ड यूज नहीं करते, हमेशा आई बोलकर वर्ड्स यूज करते और खुद को हमेशा बड़ा दिखाना चाहते। And this writer is Muslim, yeah, someone wrote in the chat box. Also, she used to write in the favor of women, right? और ये सारे जो राइटिंग्स हैं, हॉट नूर इन मलबार, माय ग्रैंडमदर हाउस, एंड ये जो आज हम पढ़े इंट्रोडक्शन, ये सब फीमेल की वैल्यू बताने या फिर मेल का सेपरेशन बताने के लिए ही है। और आज की हमारी दूसरी भी जो पोएम है द ओल्ड प्ले हाउस, ये भी सेम चीजों पर बेस है। सो दैट वाज द ओनली थिंग इन द पोएम। ये दोनों पोएम्स छोटे छोटे हैं, सो आई कैन सेंड दिस टू यू इन द ग्रुप आफ्टर द क्लास। आप लोग एक बार डू रीड देम टू बेटर अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट इज द ओल्ड प्ले हाउस। ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया था। ये पोएम टोटल 6 स्टैंजास में लिखी गई है। एंड इन दिस द स्पीकर हु इज द वाइफ इन अ ट्रेडिशनल इंडियन मैरिज रिफ्लेक्टिंग ऑन हर रिलेशनशिप विद हस्बैंड एज प्ले हाउस। तो ये पोएम में जो कमला दास राइटर है, उन्होंने एक वाइफ है, मतलब उन्होंने उनके खुद के लाइफ के बारे में लिख रहे हैं, वेयर शी इज अ वाइफ इन ट्रेडिशनल इंडियन मैरिज। एक ट्रेडिशनल इंडियन वाइफ है उन्होंने, और उन्होंने उनका रिलेशनशिप विद हस्बैंड डिस्क्राइब करे एज अ प्ले हाउस। तो एक ओल्ड प्ले हाउस जैसा है उनका रिलेशनशिप उनके हस्बैंड के साथ। द थीम्स ऑफ द पोएम इज, let me write it here. Her hopes and aspirations affected, her job as a wife, decaying of her desires, legal love of her husband. So these are the 5 themes of the poem. 1, 2, 3, 4 and 5. अटैक ऑन पैट्रियार्ची, जैसा कि आई वर्ड हम देखे थे, जो मेंस में एटीट्यूड रहता है, लोग आई खुद को रिफर करते हैं एज पर राइटर। तो उस चीज को अटैक कर रहे हैं यहाँ पर थ्रू द पोएम। ऑल्सो शी इज सेइंग कि उनके होप्स और एस्पिरेशंस जो थे उनके मैरिड लाइफ से, वो कैसे अफेक्ट हुए। और शी इज सेइंग कि एज अ वाइफ उनके क्या जॉब्स हैं, उनके डिजायर्स किस तरीके से फेड हो गए हैं। देन शी इज टॉकिंग अबाउट द लव ऑफ हर हस्बैंड। So let's get into the poem. The speaker describes her husband as a man of the world. मैन ऑफ द वर्ल्ड डिस्क्राइब करने का मतलब ये है कि यहाँ पर द स्पीकर इज सेइंग के, कमला दास इज सेइंग के वर्ल्डली चीजों, वर्ल्डली डिजायर्स, वर्ल्डली प्लेजर्स में उनके हस्बैंड का माइंड ज्यादा था। मतलब उनकी वाइफ के अलावा उनके वर्ल्डली चीजों पे फोकस ज्यादा था। जैसा कि वर्ल्डली चीजों में बहुत सारी चीजें आ जाती, फर्स्ट ऑफ ऑल मनी आ जाता,
दूसरा कोई भी एक्सपेंसिव चीजें आ जाते हैं, या फिर ओके, तो कोई भी वर्ल्डली चीजें आ जाते हैं एक्सेप्ट हर वाइफ. सो समवन हु इज कंसर्न्ड ओनली विथ हिज ओन डिजायर्स एंड प्लेजर, उन उनके हस्बैंड को ऐसा डिस्क्राइब कर रहे हैं जिसको सिर्फ अपने खुद के डिजायर्स एंड प्लेजर्स में इंटरेस्ट है, दूसरा किसी और चीज में, या फिर खुद अपने कंपेनियन, अपने पार्टनर के डिजायर्स क्या है, अपने पार्टनर के विशेस क्या है, उसके ड्रीम्स क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, ये किसी भी चीज में उनके हस्बैंड को इंटरेस्ट नहीं है. Later on, she is continuing it. She feels trapped and suffocated in this relationship. जो उनका मैरिड रिलेशनशिप है उनके हस्बैंड के साथ, उसमें उनको ट्रैप्ड फील हो रहा, सफोकेशन फील हो रहा उनको उसमें. एंड शी इज अनेबल टू एक्सप्रेस हर ओन नीड्स और डिजायर्स. उनके हस्बैंड को खुद के नीड्स एंड डिजायर्स एक्सप्रेस भी नहीं कर सक रहे. शी डिस्क्राइब हरसेल्फ एज अ डम्ब डॉल. शी इज सेइंग के शी इज अ डम्ब डॉल. एक डॉल, डम्ब डॉल के जैसी उनकी लाइफ हो गई. हु हैज लॉस्ट हर ओन वॉइस एंड, ऐसी डॉल जिसके पास खुद की अपनी आवाज नहीं है. व्हाट कैन डॉल्स डू? नथिंग. उन लोग को हम जैसे बिठाए वैसे बैठ जाते हैं, लोग जैसे हम उन लोग को ड्रेसअप करे वैसे ड्रेसअप हो जाते हैं. सो कम्प्लीटली डिपेंडेंट बताना चाह रहे थे यहाँ पर कि शी हैज बिकम अ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हर हस्बैंड. द स्पीकर ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स ऑन द सोसाइटिकल expectations placed on the woman in her culture. So this woman belongs to Indian culture, Indian Muslim culture. So इन्हों बता रहे कि यहाँ पर एज अ वुमेन इनके पास किस तरीके से वुमेन्स को रहना एक्सपेक्ट किया जाता. Later on she describes how women are expected to be obedient, subservient to men. तो दो चीजें यहाँ पर शी मेंशन्ड कि ओबीडियंट जो बोले वो सुनना इज ओबीडियंट में आता. देन सुपरविएंट इज सर्वेंट, एज अ सर्वेंट हर चीज रेडी करके दे देना मेंस को. एंड हाउ देयर आइडेंटिटी इज डिफाइंड बाय द रोल्स एज वाइफ्स एंड मदर्स. और उन लोग को एज ए वाइफ एज ए मदर उन लोग की आइडेंटिटी डिफाइन करना पड़ता, उन लोग की खुद कुछ और आइडेंटिटी नहीं रहती, वो लॉस हो जाती. She feels that her own identity has been lost. In the process of that, she has become nothing more than an object for her husband's pleasure. उनकी खुद की आइडेंटिटी लॉस हो गई और उनके घर में सिर्फ एक ऑब्जेक्ट, एक चीज, एक डॉल बनकर ही रह गए. शी इज सेइंग. एंड शी इज सेइंग के यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ सुपरविएंट, दैट मेंशंस के उनको कितना ऑप्रेस्ड फील हो रहा था. मतलब शी इज फीलिंग हरसेल्फ एज अ वर्कर ऑफ हर होम. कुछ प्लेजर नहीं फील हो रही थी उनको काम करने में, लेकिन बहुत सैडनेस फील हो रही थी. और ऑल्सो शी इज मेंशनिंग फर्दर के आर्टिफिशियल थिंग्स विच आर फॉर प्लेजर इन हर हाउस, जैसे कि लाइट्स है, विंडोज है एंड एयर कंडीशनर भी है उनके घर में, लेकिन उससे भी उनको कुछ अच्छे से ब्रेथ लेने फील नहीं हो रहा, उतना अनईजीनेस फील हो रहा उनको. एसी भी उनका बहुत कम काम कर रहा. इस सी एट दैट टाइम एसी वाज बिग थिंग. सो उन्होंने यहाँ पर एसी की मतलब एग्जाम्पल लेकर बताया कि एसी भी जो है उनको जो अंदर से अनईजीनेस फील हो रहा, जो उनकी मैरिड लाइफ में उनको हैप्पीनेस फील नहीं हो रही, वो एसी की हवा से भी, या फिर विंडोज ओपन करे तो भी, या फिर अच्छे अच्छे लाइट्स भी ऑन करे तो उनको अच्छा फील नहीं हो रहा घर के अंदर. बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन और एंगर दिखा राइटर अपनी पोएम में. Later on, the speaker also expressed a sense of resignation and acceptance. The writer wants to resign अपने पोस्ट से, लेकिन फिर उन वो चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, बिकॉज सोसाइटी में एज पर द राइटर एक बार हम किसी से लाइक बॉन्ड बना लिए, मतलब शादी हो गई, तो फिर शी डोंट वांट टू ब्रेक हर मैरिज. शी रिकॉग्नाइज दैट हर मैरिज इज अ प्ले हाउस.
उन्होंने अपनी शादी को एक प्ले हाउस जैसा बताया, दैट शी कैनॉट स्केप फ्रॉम, जिससे उन्होंने बच के नहीं भाग सकते, एंड दैट शी मस्ट कंटिन्यू टू प्ले हर रोल एज अ वाइफ, और उनको एज अ वाइफ अपना रोल प्ले करना ही पड़ा। मतलब उन ऐसा खुद को फील कर रहे हैं कि एक प्ले हाउस है उनकी लाइफ, उनकी मैरिड लाइफ एक प्ले हाउस है, और वहां पर शी इज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ डम डॉल। However, she also recognized the toll that she has taken on her, both emotionally and spiritually. जो भी उन्होंने अपने लाइफ में सफर कर लिए इमोशनली स्पिरिचुअली, वो सब चीजें रिवाइंड कर रहे हैं। Hence, the conclusion of the poem is the old playhouse is a powerful reflection on the challenges faced by women in traditional societies. तो ये जो ओल्ड प्ले हाउस जो पोएम है, वो एक क्लियर अच्छा सा रिफ्लेक्शन दे रही, एक पावरफुल रिफ्लेक्शन दे रही जो भी चैलेंजेस वुमेन फेस करते डे टू डे लाइफ में। इतना ओपनली कोई भी राइटर्स नहीं बताते, वो भी खुद की लाइफ के बारे में इतना ओपनली मोस्टली राइटर्स वोंट राइट। तो इन्हों ये भी अपनी ओन लाइफ के बारे में एक्सप्लेन करे किस तरीके से वुमेन्स आर सफरिंग। The speaker highlights the ways women are dehumanized and oppressed. किस तरी शी सेइंग के किस तरीके से इंसानों जैसा भी वुमेन्स के साथ बिहेव नहीं किया जाता, और किस तरीके से उन लोग को ऑप्रेस्ड मतलब प्रेशराइज किया जाता, उन लोग के खुद के व्हाट वी कैन से ऑप्रेस्ड के लिए राइट वर्ड, फोर्स, या फिर खुद के कुछ डिजायर्स हार्ट फॉलो नहीं करना। This takes on their sense of self identity. Also, they are losing their self identity. That's the end of the playhouse. मैं ये दोनों poems आप लोगों को भेज देती हूँ अभी. Do read them once. So today we have completed all the 6 poems. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Inshallah we'll start with the plays next. 6 plays है हमारे पास and 8 novels है. तो पहले plays खत्म कर लेंगे, उसके बाद we'll get into the novels. Yeah, she also wrote Summer in Kolkata. हम पढ़े ना इंट्रोडक्शन में। एंड समर इन कलकत्ता जो है कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, मतलब एंड ये द डिसेंडेंट्स, ये कोई एक एक सिंगल सिंगल पोएम नहीं है, दिस इज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। इसमें बहुत सारे सब पोएम्स है। सो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ वी हैव टोटल 6 प्लेस। डॉक्टर फॉस्टर से हमारा नेक्स्ट प्ले जो इंशाल्लाह कल या फिर परसों विल कंटिन्यू। Okay, let's end up the class here. Thank you all for giving your time.